Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Consumer Protection Act. देखिए पिछले एक वीक से कंटिन्यूसली हम आईपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर डील कर रहे थे, लेकिन ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, ये खास तौर पर जो एलएलबी के कोर्स सिलेबस में है। इसके अलावा इसके बारे में भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए रिक्वेस्ट आए थे कि मैम प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बना देना चाहिए। इट मे बी ऑफ डिवीजन ऑफ 2 लेक्चर्स, हो सकता है इसमें 2 लेक्चर्स बने या एक सिंगल लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाए। वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि मैं कभी भी लेक्चर को जो है भागादौड़ी में तैयार नहीं करती हूँ, ना ही आपके लिए उसे प्रेजेंट करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये काफ़ी लेंथी लेक्चर होने वाला है तो मैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, लेकिन करवाऊंगी आपको मैं डिटेल में। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप जो है लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो भी मुझे आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इंसान जो है पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और कई बार स्टूडेंट भी उसे बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 20 में ये एनफोर्समेंट में आ गया था, इफेक्ट हो गया था इसका। रिप्लेसिंग द अर्लियर कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था इससे पहले, जिस पर हम जब भी कंज्यूमर से रिलेटेड कोई इशू होता था तो हम उस एक्ट के थ्रू जो है कंप्लेंट फाइल करते थे। एम्स एट एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज टू एड्रेस द ग्रीवियंस। इस एक्ट का क्या एम है? एम एट, यहाँ पर जो है कोमा आएगा, जो गलती से कुछ कोमा नहीं लगाया गया है तो यहाँ पर एक कोमा यू आएगा। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्स एट एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करे, सॉरी एड्रेस करे, ग्रीवियंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो भी ग्रीवियंस होगी, कंज्यूमर को जो भी समस्या होगी उस समस्या से अथॉरिटी उसका निवारण करेगी। एंड सेटल कस्टमर रिलेटेड डिस्प्यूट्स, और जो भी कस्टमर से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे उन डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का प्रयास करेगी। द अथॉरिटीज विल ऑल्सो प्रोवाइड टाइमली एंड इफेक्टिव रेड्रेसल। इस अथॉरिटी का क्या यूज होगा, क्या ये एक्ट करेगी? टाइमली एंड इफेक्टिव रेड्रेसल करेगी, टाइम से और बहुत ही प्रभावशाली। रेड्रेसल का मतलब है कि समस्या का समाधान करेगी। कि मान लीजिए उसके पास एक कंप्लेंट आई है तो जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में वो उस कंप्लेंट को रिजोल्व करेंगे और रेड्रेस करेंगे। रेड्रेस, और वो भी रेड्रेस का मतलब समस्या का समाधान करेंगे इफेक्टिव तरीके से। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर के बेनिफिट में कुछ ना हो और जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है उसके बेनिफिट में आप फैसला दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ ग्रीवियंस, किसी भी प्रकार की ग्रीवियंस में, समस्या में, कंज्यूमर कैन फाइल ए कंप्लेंट इन द मैनर लेड डाउन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर क्या कर सकता है? कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और इस कंप्लेंट में कोई लंबी चौड़ी कुछ कहानी नहीं है, जरूरी नहीं कि इसमें आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। और अब जो है ये कंप्लेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से की जा सकती है। तो जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में आपका एक ओवरव्यू हो गया है, अब हम बात करते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स क्या है इसके? सैलिएंट को कई बार स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे साइलेंट समझते हैं। ये साइलेंट फीचर नहीं है। साइलेंट का मतलब क्या होगा? सुप्तावस्था में अगर कोई एक्ट सुप्तावस्था में उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं ही नहीं तो फिर आप उसको बेनिफिशियल कैसे मानोगे? अगर आप सैलेंट की बात करते हैं, सैलेंट का मतलब होता है, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें और इसका हिंदी में मीनिंग लेकर चले तो इसका मतलब होता है मुख्य। मुख्य फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या क्या है इस एक्ट की, उसके बारे में बात होती है। तो पहली विशेषता ये है इस एक्ट में कि ठीक है, हमें पता तो होना चाहिए कि इस एक्ट में ये विशेषताएं आई है, क्योंकि अगर हमारे पास पहले 1986 एक्ट था उसमें क्या चीज़ें नहीं थी और जो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है वो इसकी मुख्य विशेषताओं की कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे एडिशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स जो ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन परचेजिंग आप करते हो, वो इसके अंदर शामिल किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट के प्रति क्या जवाबदेही रहेगी उसका इसमें जिक्र किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में जो है मैं आपको प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में भी डिस्कशन दूंगी। हालांकि वो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं उसका अलग से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। अनफेयर कॉन्टैक्ट कौन से होते हैं? जो अनफेयर मीन से गलत तरीके से जो कॉन्टैक्ट किए जाते हैं उनकी बात हो रही है। पेनलाइजेशन इन केस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई व्यक्ति मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देता है, आपको डाइवर्ट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट आपको ये बेनिफिट दे देगा और लेकिन वो बेनिफिट नहीं दे पा रहा है, तो उस चीज़ों को भी आप पेनलाइज करोगे, उसको भी सजा का प्रावधान किया गया है। पैक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जो पैक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, पहले क्या था? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म 20 लाख तक का था, जिसे अब 1 करोड़ तक का जो है कर दिया गया। पैक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है इंक्रीज कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट फोरम पे भी कर दिया गया, स्टेट कमीशन के द्वारा भी किया गया और नेशनल कमीशन में भी। कंसेप्ट ऑफ मेडिएशन फॉर सेटलमेंट,
अब अगर दो पार्टीज आपस में मेडिएशन करना चाहती है, सेटलमेंट करना चाहती है, तो उन मेडिएशन का जो कंसेप्ट है वो भी इस एक्ट में आ गया है। इसके अलावा है ई फाइलिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहले क्या होता था कि आपको मैनुअली ऑफलाइन तरीके से ही कंप्लेंट देनी पड़ती थी और उसके लिए हमें बड़े धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है, अब एक ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। आप ऑनलाइन जो है फाइलिंग कर सकते हो कंप्लेंट्स की, और उसमें आपकी जो सुनवाई होगी वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो जाएगी। ये जो 9th पॉइंट कोई नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से एंटर लग गया होगा नोट्स में, तो इस वजह से इसके अंदर ये समस्या हो रही है। तो ये 8 पॉइंट हैं जो मेन बेसिकली आप कह सकते हो सैलिएंट फीचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब है हमारा डिफरेंसेस क्या है कि अगर हमें आ जाता है एग्जाम में, या हमें वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए 1986 के तहत कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड वेयर सेलर्स ऑफिस लोकेटेड। मान लीजिए जो सेलर है, आपने एक प्रोडक्ट को, आप रहने वाले हो हिसार के और आपने प्रोडक्ट खरीदा सिरसा से, तो अगर मान लो प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो गया तो आप कंप्लेंट कहाँ फाइल करोगे, सिरसा में ही फाइल करोगे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब जहाँ पर कंप्लेनेंट रिजाइड, अब कंप्लेनेंट हिसार का रहने वाला है तो वो यहाँ पर ही कंप्लेंट फाइल करेगा। सेकंड, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जो है 20 लाख तक की कंप्लेंट आप फाइल कर सकते थे, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़ तक की कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हो। स्टेट लेवल पर आप 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जो प्रोडक्ट है उसके कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन अब स्टेट पर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की भी आप कर सकते हो। नेशनल लेवल पर पहले अबव 1 करोड़ था, अब नेशनल लेवल पर आपको अबव 10 करोड़ मिलेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ गया। इसके अलावा मेडिएशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना। पहले क्या था कि आप अगर मान लो कंप्लेंट करते थे तो उसका जो फाइनल जो डिसीजन आता था तो डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर कोर्ट वगैरह है उसके द्वारा आता था, किसी प्रकार का सेटलमेंट का प्रोविजन नहीं था। हालांकि कोर्ट चाहे तो कर सकते, लेकिन अब क्या है कि अगर मान लो सेलर और बायर दोनों पार्टी चाहते हैं कि उनका सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है सेलर ये सोचता है कि काफ़ी लंबा ये खींचेगा, इससे अच्छा तो मैं पार्टी के साथ एक समझौता कर लेता हूँ, सेटलमेंट कर देता हूँ, जो भी कंपनसेशन वगैरह देना है उसे कोर्ट के बाहर ही दे देता हूँ, तो जिससे मुझे भी आगे धक्के नहीं खाने पड़े। तो इस वजह से मेडिसिन का इसमें प्रोविजन ऐड हो गया। फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, पहले क्या होता था, प्रोडक्ट के प्रति कोई लाइबिलिटी नहीं मानी जाती थी, आपको कंपनसेशन का प्रोविजन पहले नहीं था, पहले आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही जो है अमाउंट जो है वो पे की जाती थी। लेकिन अब कंज्यूमर के पास कंपनसेशन का राइट है अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो, या और कोई दिक्कत उसमें आ रही है तो। फिर ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन जो बिजनेस है, वो पहले उसको बढ़ावा नहीं किया गया था, तो इसमें क्या है डायरेक्ट सेल जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी लेकर चलोगे कि मान लीजिए आप सुनवाई पर नहीं पहुंच पाते हो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अगर आप मोड लेते हो तो वहां पर आपकी हियरिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाएगी। तो अब आगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर समझने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में समझेंगे कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है। तो ये है पहले जो है इतना ही कंसेप्ट आज की क्लास में मैं करवाऊंगी। मैं छोटे छोटे लेक्चर जो है बनाऊंगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। तो आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हमने किया है और डिफरेंस किया है, और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर जो मैं आपको प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी। उसके बाद हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और एक छोटे छोटे टर्म्स में जो है अपने लेक्चर को कवर अप करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना लेक्चर जो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे फर्दर जो लेक्चर सुनने हैं या आपको लगता है कि फर्दर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड होगा उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में प्लीज़ स्टूडेंट्स आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।